तो कैसे हैं मेरे प्यारे किसान भाइयों और कृषि के सभी छात्रों। आज हम इस वीडियो में टमाटर की खेती के बारे में पढ़ेंगे, वो भी वैज्ञानिक तरीके से, जिसमें हम देखेंगे कि टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है, उनका फैमिली क्या है, या कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इनमें अगर हमें उत्पादन करना हो क्या क्या चीज़ उपचार करें कि जिससे बढ़िया हो, कि रोग कीट कम लगे या न लगे। इन सभी बातों पर हमें बहुत ही विशेष तरीके से पढ़ना होगा, तभी हम इसमें खेती अपनी अच्छे से जानकारी कर पाएंगे। जिसके लिए हम सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इनकी खेती के बारे में हमको पढ़ना ही है। और इसकी को स्टार्टिंग करने से पहले हमें जैसे टमाटर के कुछ विशेष पॉइंट को ध्यान देना कि जैसे टमाटर का उपयोग क्या है, इन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले अब हम इसका वैज्ञानिक तरीका पढ़ेंगे, जिसमें हम वैज्ञानिक रूप पढ़ेंगे इनका टमाटर के। तो चलिए शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम की, तो जो नया नाम अभी बना हुआ है, इसका नया नाम तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। ये भी कुछ समय पहले ये बनाया गया। बाकी इससे पहले इसका दूसरा नाम था, वो था लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। यानी कि जो नया साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम है, और पुराना जो नाम था वो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम था। अच्छा, इसकी फैमिली की बात कर ली जाए कुल, तो ये सोलेनेसी फैमिली की से बिलोंग करता है। अब अगर हम गुणसूत्र संख्या भी देखते हैं तो इसमें 24 पाया जाता है, 2n=24। और इसकी जो उत्पत्ति स्थान मानी जाती है टमाटर की, वो है पश्चिमी दक्षिण एशिया, जहाँ पेरू वेरू बिलोंग करते हैं, ये सब वहाँ के क्षेत्र से इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब टमाटर के हमने तो ये 3-4 पॉइंट जो पढ़े, ये वैज्ञानिक तरीका था इनका स्टार्टिंग शुरुआत करने का। अब हम टमाटर के बारे में कुछ ऐसी विशेष पॉइंट पढ़ेंगे जो टमाटर से जुड़ी बातें होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देख लें तो विश्व में आलू और शकरकंद के बाद टमाटर ही सबसे अधिक पैदा की जाने वाली फसल है। जैसा कि पता है आपको, टमाटर एक ऐसी फसल मतलब सब्जी में आती है जिससे ही हमारा पूरा मसाला तैयार होता है, और हर एक चीज़ हमें कुछ भी बनाना हो तो बिना टमाटर के बन ही नहीं पाता। तो आलू और शकरकंद इन सभी के बाद अगर कोई अच्छी और बढ़िया खेती सब्जियों में होती तो सबसे ज़्यादा टमाटर की होती है। वहीं आजकल टमाटर की खेती लगभग सारे देश में की जाती है। नॉर्मल सी बात है कि टमाटर जब सभी हर चीज़ में उपयोगी हो रहा है तो इसलिए हमें टमाटर का यूज करना ही होगा। अभी क्यों करेंगे हम ये बताएंगे। सबसे पहले ये देखिएगा कि भारत में अत्यंत लोकप्रिय सब्जी हमारा जो है टमाटर है, और टमाटर की जो मांग है साल भर रहती है। चाहे ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, जो भी दिन हो, हमें टमाटर तो यूज करना ही है अपने सब्जी को तैयार करने के लिए। फ़िलहाल हमें टमाटो केचप करने के लिए, चटनी लेने, इन सभी के लिए भी हमको टमाटर की आवश्यकता होगी। वहीं हम देखते हैं सब्जी के अलावा इसे सूप, चटनी, सलाद, सॉस आदि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अभी सबसे पहले आपने पहला पॉइंट जो पढ़ा था कि विश्व में आलू और शकरकंद के बाद सबसे ज़्यादा पैदा की जाने सब्जी है क्या है, हमारी टमाटर है। इसीलिए क्योंकि टमाटर का उपयोग सिर्फ सब्जी में ही नहीं, इसका जो है रूप सूप बनाने में यूज किया जाता है। चटनी बनाने हम लोग टमाटो सॉस खाते हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है, मीठा भी होता है। चटनी बनती है इसकी, हरी चटनी टमाटर वाली डाल कर खाया जाता है। और सलाद हो गई हमारी, सॉस हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी टमाटर से ही बनती हैं। अच्छा, आज के समय में अब धीरे धीरे टमाटर का पाउडर भी बिकता है, भी हम आपको बताएंगे आगे। ये देखिए आ भी गया आपके पास कि आजकल टमाटर का सूखा पाउडर भी बनाया जाता है। टमाटर को बढ़िया से सुखा लिया जाता है, फिर इसको ग्राइंडर में पीस कर एक पाउडर बना लेता है। जब हमें टमाटर महंगा हो या हमारे पास टमाटर की उस वक्त उपलब्ध ना, उसका उपयोग करते हैं हम। यह भी मार्केट में बढ़िया पैदावार हो रही, मतलब क्या कहते हैं कि इससे भी काफ़ी प्रॉफिट होती है जो मार्केट चलाता है अपना। और टमाटर एक हमारा एक वर्षीय पौधा है जो लंबी जड़ों वाला, सीधा ऊपर बढ़ने वाला होता है। यानी कि टमाटर जो होता है इसके पौधा एक वर्षीय लमसम होता है, और इसकी जो जड़ें होती लंबी होती हैं, और सीधी ये ऊपर सीधे जो है ऊपर की ओर ये बढ़ने वाले पौधे होते हैं। आपने टमाटर का पौधा देखा ही होगा किस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसी प्रकार है ये। अच्छा, इसके जो फूल होते हैं द्विलिंगी होते हैं, यानी कि टमाटर जो होता है हमारा, इनके जो फूल होते हैं द्विलिंगी होते हैं। यह स्वपरागित होने वाला पौधा है, यानी कि दो लिंगी होने के साथ साथ यह इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। और इसके जो फल होते हैं गूदेदार होते हैं। आपको पता है टमाटर गूदा बढ़िया होता है तो इसे गूदेदार कहा जाता है।
एक चीज़ और आता है कि टमाटर में जो लाल रंग है किसके कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण होता है। एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण ही टमाटर का जो रंग होता है लाल हो जाता है, उसका नाम है लाइकोपिन। ये पेपर में बहुत आता है मेरे दोस्तों, इसलिए ये चीज़ जरूर स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि टमाटर में जो लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये है लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भूमि की। अभी तक हमने पढ़ा उसका साइंटिफिक नाम, उसका वैज्ञानिक नाम क्या था और उसके कुल कौन से हैं, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े कि टमाटर के बारे में कि इसका उपयोग क्या क्यों है और क्या क्या यूज किया जा रहा है और कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है, इन सभी के बारे में। अब हमको पढ़ना है कि भूमि, अगर हम टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी भूमि कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं हम। तो इसके लिए जो है हल्की दोमट जैविक पदार्थ से भरपूर अच्छी जल निकास वाली भूमि चाहिए, यानी कि हमारे पास हमारी जो मिट्टी हो हल्की दोमट हो, दोमट या बलुई दोमट वाली भूमि हो हमारी, उसमें जैविक पदार्थ यानी कि हमारे कंपोस्ट हो, खाद हो गए, वर्मी कंपोस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें मिला हो और अच्छी जल निकास वाली भूमि हो, यानी कि हमारे पास अगर हमारे खेत में एक्स्ट्रा पानी कहीं से आ जा रहा है या बारिश ज़्यादा हो जा रही है, अगर इकट्ठा हो जा रहा पानी, तो उसे बाहर निकालने के लिए भी हमें जल निकास की सुविधा करनी होती है। वहीं अगर इसका पीएच मान की बात कर लें हम, तो 6 से 7.5 के बीच भूमि का पीएच मान होना चाहिए। वैसे किसान भाइयों, हम आपको हर बार सलाह देते हैं कि आप एक बार अपनी भूमि की ज़रूर जांच करा लीजिए कि हमारी भूमि में किस प्रकार की समस्या हो रही है या नहीं भी है। फिर भी आपको ये हो जाएगा कम से कम आपकी भूमि में क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर नहीं आ रही तो किस पोषक तत्व की कमी है, अगर कमी है तो उसे भरपूर आपको करना पड़ेगा, तभी भूमि आपकी अच्छी होगी और उत्पादन भी आपका अच्छा होगा। यही कारण है कि आजकल उत्पादन धीरे धीरे घट जा रहा है, क्योंकि हम लोग भूमि का उपयोग सही से नहीं करते हैं। अब जलवायु की बात कर ले, अभी हमने तो मिट्टी की तो बात कर ली, अब हम जलवायु की बात करते हैं कि भाई इसकी खेती कब कब करें। तो वैसे तो टमाटर जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है हमारी, और टमाटर को गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में उगाया जा सकता है। पता है, वैसे नॉर्मल सी बात है कि टमाटर हर मौसम में मिलने वाली है, तो इसलिए हम रबी, खरीफ, जायद, इन सभी जितने भी बरसात जितने भी मौसम हमारे होते हैं सभी भी हम इनकी खेती अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वहीं अधिकांश क्षेत्र वाले वर्षा वाले क्षेत्र में टमाटर की खेती अनुपयुक्त होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में टमाटर की खेती अच्छी नहीं हो, सक्सेसफुल नहीं होती, वो ख़राब हो जाते हैं, कीड़े भी लगते हैं बहुत सारे। इनके लिए जो तापमान होते हैं, तापमान एक फिक्स तापमान बना हुआ है कि वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है, और अंकुरण के समय इनके पास 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान भी उपयुक्त होता है। अब पाला की बात करें तो टमाटर जो है पाला संवेदनशील फसल, यानी कि ठंडी में अगर हमारा यह पाला पड़ता है तो ये अपने आप को सहन कर लेता, कोई दिक्कत, संवेदनशील फसल होती है ये हमारी पाला के प्रति। वर्षा की बात कर लें अगर हम, तो इनकी खेती के लिए 700 से 1200 mm उपयुक्त होती है पानी की वर्षा की। अब हमें खेती करने से पहले ही ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी है कि भाई हम अब की बार किस वैरायटी का उपयोग करेंगे। उसके लिए हमको ये जानना होगा कि कौन कौन सी वैरायटियाँ उन्नत किस्म हमारी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें तो नॉर्मल जो उन्नत किस्म की हमारी हैं वो है पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्राफ, पूसा गौरव, पूसा 120, आर का विकास, आर का सौरभ, आर का मीनाक्षी, आर का मेघ, ये सारी हमारे उन्नत किस्म थी। अगर वहीं हम बात कर लें हाइब्रिड किस्म की, तो जिसमें है पंजाब केसरी, पंत बहार, कल्याणपुर कुबेर, स्वीट 72, कैकरूथ और HM 102, ये हमारी हाइब्रिड किस्म की थी। उन्नत किस्म हमारी ऊपर वाली है और हाइब्रिड किस्म हमारी नीचे की है। अच्छा, अब हमको इसमें ये देखना है कि खाद और उर्वरक की बात आ गई। हमने खेत क्या कहते हैं कि मौसम देख लिया, भूमि देख ली और उन्नत किस्म देख ली। अब हम खाद की मात्रा की बात करते हैं। वैसे तो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये प्रति हेक्टेयर के लिए है, और जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जिसके लिए हमारे एक खेत हेक्टेयर में 20 से 25 टन उपयुक्त होता है। वहीं अच्छा, उर्वरक की बात कर लेता हूँ, हमारा फर्टिलाइज़र और गोबर खाद इन समय, तो जिसमें हमारा फर्टिलाइज़र में NPK की बात है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो जो नाइट्रोजन है 1 हेक्टेयर के लिए 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, 100 से 120 लग जाता है नाइट्रोजन हमारा। वहीं फास्फोरस की बात कर लें तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमारा पर्याप्त होता है।
और पोटास जो है हमारा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमारा उर्वरक इसके लिए भी उपयुक्त होता है। लेकिन अब हम इसको देंगे किस प्रकार, ये देखिएगा कि आधा फास्फोरस प्लस पोटास व गोबर की खाद खेत में तैयारी के समय मिलाएंगे। बाकी जो बचा हुआ आधा नाइट्रोजन हमारा है उसे 3 से 4 किस्तों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में देंगे, तब खत्म। एक बार में हम डायरेक्ट नाइट्रोजन खाद नहीं देंगे अपना। अगर हम यूरिया के रूप में नाइट्रोजन दे रहे हैं तो हम एक बार में डायरेक्टली उसे नहीं देंगे, क्योंकि उससे पौधे में काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी, तो ये हमारे खराब हो जाएंगे और हमारे बेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमको एक लिमिट में देना है। जैसे अगर उपयोग की बात कर लें, आधा फास्फोरस देंगे प्लस पोटास दे देंगे, उसके साथ साथ हम गोबर की खाद भी दे देंगे खेत की तैयारी के समय, और बचा हुआ जो हमारा नाइट्रोजन है और ये पोटास है इसको किस्तों में देंगे, 3 से 4 किस्तों में दे देंगे आराम से, थोड़ी थोड़ी मात्रा में देंगे, एक बार में डायरेक्टली नहीं देंगे। अब आता है बात बीज एवं नर्सरी प्रबंध की। हमें बीज और नर्सरी किस प्रकार से देखना है, तो एक साधारण अगर हम बताएं बीज दर, तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है नर्सरी के लिए। वहीं अगर हमारी संकर किस्म की वैरायटी है 100 से 150। अब कुछ लोग का सोचना ये होगा कि हमारी जो साधारण बीज दर है 400 से 500 ग्राम है और ये हमारा जो संकर किस्म है 100 से 150 ग्राम है। जो नॉर्मल हमारे बीज आते हैं किस्म होती हैं, इनमें कुछ कुछ वैरायटियाँ होती हैं, इनका पूरे बीज में से 100 बीज में से 80 बीज ही यूज होंगे, 20 बीज खराब हो जाएंगे। उसी प्रकार है कि एक वो है कि 400 से 500 ग्राम बीज हमारे लिए उपयुक्त होता है। बाकी हमारे जो संकर किस्म है ये हमारी हाइब्रिड तैयार की जाती है, तो इनमें से ये एकदम प्योर होती हैं, तो ये 100 से 150 ग्राम में पर्याप्त हो जाती है हमारी नर्सरी के लिए। अब नर्सरी लगाने से पहले हमें बीज उपचार करना पड़ता है, तो उसके लिए कार्बेंडाजिम या थायराम ये हमारे रसायन होते हैं, जिसे हम 2 से 2.5 ग्राम या 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचारित करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम बीज है तो हम 2 से 2.5 ग्राम बीज लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर 500 ग्राम की 500 ग्राम के ही ले रहे हैं, तो अब इसका आधा कर लीजिए, 1 से 1.5 ग्राम के आसपास हम कार्बेंडाजिम में थायराम लेंगे और उससे अपने आधे किलो बीज को उपचारित कर लेंगे, तब इसकी हम नर्सरी लगाएंगे। वहीं फफूंदनाशी या ट्राइकोडर्मा से भी उपचार करते हैं हम। अगर खेत में पता है आपको टमाटर में भी बहुत सारे रोग कीट बहुत जल्दी लगते हैं, तो इसमें हम बचने के लिए बीज उपचार भी कर रहे हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम में थायराम की जो मात्रा है 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना है। यानी कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम बीज है तो हम उसके लिए दवा का जो उपयोग करेंगे 2 से 2.5 ग्राम या 3 ग्राम का उपयोग पानी मिला कर इनको उपचारित कर देंगे। अब वहीं हम फफूंदनाशी की बात कर लेते हैं, तो फफूंदनाशी या ट्राइकोडर्मा का भी उससे उपचार करते हैं ताकि किसी प्रकार का फंगस ना लगे हमारे उसमें। नर्सरी में 4 से 5 पत्तियों की अवस्था पर ही रोपाई करें। इस लाइन का कहना ये है कि अगर हमारी जो नर्सरी है, जब पौधा हम तभी ट्रांसप्लांट करें, यानी कि हम रोपण करें जब हमारी पौधे में 4-5 पत्तियां उग जाए, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं उस प्रकार से। और जो पौधे की आयु हो 25 से 30 दिन की है। और फिलहाल ये चीज़ अभी हम इसलिए वीडियो बनाने का मेरा मेन पॉइंट था क्योंकि हमारा सितंबर चल चुका है। सितंबर में ही हम इसकी नर्सरी लगा देते हैं, तो हम अक्टूबर के स्टार्टिंग के आसपास में इनका ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि आगे चल के हमारा जल्दी से जल्दी हमें उत्पादन मिल जाए। तो इस वक्त जो सितंबर चल रहा है हमारा, तो इसके लिए हमें नर्सरी तैयार करनी होती है और हम नर्सरी के लिए नर्सरी तैयार कर लेंगे। उसके बाद बीज रोपण कर देंगे और फिर बीज उपचार भी करेंगे। और जो रोपण के समय बाद हमारी मतलब नर्सरी के बाद 20 से 25 दिन बाद जब हमारा पौधा तैयार हो जाएगा छोटा छोटा, इसमें 4 से 5 पत्तियाँ, 5 से 6 पत्तियाँ हों, फिर हम 25 से 30 दिन की अवस्था बाद ही रोपण करते हैं। अब बात आती खेत की तैयारी और नर्सरी की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले देखिएगा 2 से 3 बार जुताई करके खेत को समतल करके पाटा लगा देते हैं। साधारण सी बात यह है कि आप अपने खेत में 2 से 3 बार अच्छी से जुताई कराइए, फिर खेत को समतल करिए, फिर उसमें पाटा लगाकर खेत को समतल कर दीजिए और खरपतवार निकाल दीजिए। जो भी खरपतवार हो या छोटे मोटे कंकड़ हो, इन सभी को पाटा लगाने से सब निकल जाएंगे और इनको खेत को बढ़िया साफ कर दीजिए। फिर क्यारियाँ या बेड बनाना, अब हमें क्यारी बनानी आती है हमें है, क्योंकि हमको भाई पेड़ उसी में लगानी है। क्यारी में आप फिगर में देख रहे हैं किस प्रकार से लगा हुआ है, तो उसी में तो हमारा जो दूरी होगी 1 मीटर चौड़ी होगी और बीच में हमारी नाली होगी, यानी कि 2 नालियों के बीच में 1 मीटर की रास्ता बनी होगी, नाली होगी हमारी, जिसमें हम पानी का भी उपयोग करेंगे। फिलहाल अभी हम इसमें ड्रिप इरिगेशन की ही बात करेंगे। तो ये चीज़ है।
अब पौध से पौध दूरी की आप फिगर में देख रहे हो कि एक अनुमान 1 सेंटीमीटर या कुछ दूरी के हिसाब से ही पौध लगाएगा, ये नहीं कि नज़दीक नज़दीक पौध लगा देंगे हम। तो जिसमें जो कतार से कतार की लाइन टू लाइन जो दूरी होगी हमारी, वो 75 से 90 सेंटीमीटर के आसपास होगी। यानी कि अगर हम पौध से पौध की जो दूरी वो कतार से कतार की दूरी लगाएंगे, वो हमारी 75 से 90 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। वहीं पौध से पौध की दूरी भी हमारी 45 से 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब सिंचाई की बात आती है, ये बहुत ज़रूरी है कि सिंचाई की आती है। तो सिंचाई में आप वीडियो में देख रहे हैं जिस प्रकार से दिखाई दे रही है, हमारा ड्रिप इरिगेशन है। तो सिंचाई सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंचाई कब करें। तो पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करते हैं, यानी कि पौध जब रोपाई हम करते हैं तो हम पहली सिंचाई तभी करते हैं। और बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करेंगे, हल्के ही सिंचाई करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये पानी के संपर्क में आने से ख़राब भी हो जाएंगे। तो गर्मी में 7 से 8 दिन पर और सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई, मीडियम प्रकार की सिंचाई करते रहते हैं। और टपक सिंचाई सबसे अच्छी रहती है। मेरे कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, अगर आप ड्रिप इरिगेशन या बूंदक विधि का इस्तेमाल करते हैं सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हम मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग से ये होता है कि अनावश्यक खरपतवार या भूमि में नमी बनी रहती है और अनावश्यक खरपतवार नहीं उगता मल्चिंग से। अब चाहे मल्चिंग आप ऑर्गेनिक मेथड से करें या क्या कहते हैं प्लास्टिक किसी जैसे पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं, या ऑर्गेनिक में हमारा पुआल हो गया, इन सभी से इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपका कैसा बजट है। और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से हमारी सिंचाई भी 70 से 80% हमारी पानी की बचत होती है। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़रूरी करना। और इसमें फ़ायदा ये है कि सरकार भी आजकल हमें इस पर वो लोन और क्या कहते हैं सब्सिडी भी दे रही, तो हम ये सिस्टम अपना सकते हैं अपनी खेती के लिए। और फूल व फल बनने के समय पानी की कमी ना हो, यानी कि जब हमारा पौधा थोड़ा तैयार हो जाए और फल और फूल बनने की समय आ जाए, तो हमें पानी की कमी नहीं करना, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई देनी रहनी होती है। अब आता है टमाटर में खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल इन टोमेटो। तो सबसे पहले साधारण सा ये है कि निराई गुड़ाई करना चाहिए। सबसे शुद्ध यही है कि अगर आपसे जितना हो पाए उतना निराई गुड़ाई करें और बहुत अच्छी तरीके से करें। तो जो पहली निराई गुड़ाई है वो रोपाई के 20 से 25 दिन बाद करें, यानी कि पौध रोपण के 1 महीने के आसपास 20-25 दिन पर हम पहली निराई गुड़ाई पहले अच्छे से करते हैं। और दूसरी की बात कर लें तो हम 40 से 45 दिन के आसपास करनी पड़ता है। फिलहाल इसमें अगर हम मल्चिंग लगा देते हैं, मल्चिंग की क्रिया करते हैं, तो क्या होता है खरपतवार बहुत कम उगते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर हमने वो खरपतवार नहीं वो कर मल्चिंग नहीं कर रहे हैं तो खरपतवार उगने की समस्या ज़्यादा रहती है। तो पहली निराई जो करेंगे हम 20 से 25 दिन बाद करेंगे, दूसरी निराई करेंगे 40 से 45 दिन के बाद हम निराई करते हैं। और जो निराई करेंगे हम खुरपी कुदाल या हाथ से ही निराई करें, किसी एक्स्ट्रा चीज़ों से दिमाग लगा के ना करें यहाँ पर। अब आते हैं अगर रासायनिक दवा का हमें प्रयोग करना हो तो कौन सी दवा का यूज करें। तो दवाओं के अगर हमें छिड़काव करना होगा कि ज़्यादा हमें हो रहा है कि निराई गुड़ाई से ये कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें पेंडामेथिलीन दवा आती है जो 30 EC के है, उसका 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टेयर रोपाई के तुरंत बाद मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए। यानी कि 1 से 1.5 किलोग्राम 1 से 1.5 kg दवा इसको लेकर पेंडामेथिलीन को 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर बढ़िया पूरी खेत में रोपाई के तुरंत बाद मिट्टी में छिड़काव कर देना। मिट्टी में करना है हमें, पौधे के ऊपर नहीं। हमें पौधे से थोड़ी दिक्कत है, हमें मिट्टी में ही हमारी जो भी खरपतवार उगने की समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी जड़ से ही। अब बात है हमारी रोग प्रबंध की। रोग प्रबंध देखते हैं, तो रोग प्रबंध की बात करें तो झुलसा रोग सबसे ज़्यादा समस्या करने वाला ये होता है, झुलसा रोग हमारा। तो जिसके लिए लक्षण क्या होती है, इसमें पत्तियां और फल पर काले धब्बे बन जाते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं कि हमारा जो टमाटर किस प्रकार से ब्लैक हो जा रहा है और पत्तियों पर भी इसके काले धब्बे बन जाते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए हम मैनकोजेब 0.25% का छिड़काव करते हैं। वहीं अगर हमारी अगेती झुलसा आ रही है, अर्ली ब्राइट आ रही है, ये जो हमने पहले झुलसा ये लेट ब्राइट थी, अभी हम बता रहे हैं वो अगेती झुलसा है। अगर जल्दी ये हो रहा है तो इसके जो लक्षण होते हैं, गोल भूरे धब्बे बन जाते हैं। हाँ, गोल भूरे धब्बे बन जाते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके नियंत्रण के लिए हम कार्बेंडाजिम में मैनकोजेब से भी छिड़काव करते हैं। जिस प्रकार हम अगेती झुलसा में भी या उसमें झुलसा लेट ब्लाइट में भी वो करेंगे, उसी प्रकार से इसका भी नियंत्रण करेंगे। अब आता हमारा लीफ कर्ल वायरस, ये भी हमारी बहुत समस्या करती है, जिसमें हमारी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। और इसके नियंत्रण के लिए हम
सफ़ेद मक्खी जो इसके नियंत्रण के लिए इमाइडा क्लोरोपिड 0.3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करती हैं। अब आता है हमारा कीट प्रबंध। ये हमारा, इससे पहले हमने जो पढ़ा रोग प्रबंध था, अब कीट प्रबंध भी हमारे टमाटर में बहुत लगता है। एक टमाटर हो गया, एक बैगन हो गया, इनमें कीटों का, रोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अब कीट प्रबंध देखते हैं। तो कीट प्रबंध में फ्रूट बोरर ये हमारा कीट होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम नीम तेल 5% या स्पिनोसेड 0.5 ml प्रति लीटर में मिलाकर यूज करते हैं। और वहीं अगर हम सफ़ेद मक्खी की बात कर ले रहे हैं तो इसके नियंत्रण के लिए इमाइडा क्लोरोपिड का छिड़काव करते हैं। अब आती है हमारी लास्ट पॉइंट जो आती है कि तुड़ाई और उपज की बात। तो जिसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब फल का रंग हल्का लाल होने लगता है तब हम तुड़ाई करना शुरू करते हैं। और एक एक करके 7 से 10 बार तुड़ाई की जाती है टमाटर में। वहीं उपज की बात कर ले रहे हैं हम, तो 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये किस्म और प्रबंध पर निर्भर करता है। साधारण सी बात है आपको कि अगर आप किस प्रकार की वैरायटी ले रहे हैं और किस प्रकार से इसकी प्रबंध कर रहे हैं खेती के लिए, तो ही तब उसके ऊपर से ये डिपेंड करता है कि 500 से 600 कुंटल उत्पादन हो सकता है। अगर आप सही तरीका नहीं करेंगे 100 से 200 कुंटल भी हो सकता है, 300 कुंटल भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को जब आप क्लियर करके देखेंगे तो ही हमारा ये वैरायटी क्लियर हो पाती है। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से टमाटर की खेती के बारे में पढ़ा, जिसमें हम वैज्ञानिक रूप उनका पढ़े और उसके बाद उसके बारे में भूमि, मिट्टी और जलवायु, किस्म, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़े। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी जानकारी।